हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग अकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आपके कोई भी मित्र किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वह हिंदी के सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो उनके साथ भी हमारे चैनल को आप जरूर शेयर करें। सामान्य अध्ययन की कक्षाएं अति शीघ्र हमारे चैनल पर स्टार्ट होने जा रही है, तो आप अपने सामान्य अध्ययन जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को भी यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपना कवर कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 वाक्य रचना, जिसकी क्लास 1 क्लास 2 हमने पढ़ ली थी। क्लास 1 में हमने वाक्य के बारे में जाना था, उसके भेदों के बारे में जाना था, उपभेद के बारे में जाना था और वहां पे क्या जाना था, कितने किस भेद के कितने कितने प्रकार होते हैं। दूसरी क्लास में हमने अपना अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के भेदों को जान लिया था कि उनके अर्थ के आधार पर 8 भेदों को जाना था और रचना के आधार पर 3 भेदों को जाना था। तो हमारे वाक्य रचना में 3 अभी भेद बचे हुए हैं। शैली के आधार पर, क्रिया के आधार पर, आकृति के आधार पर वाक्यों के भेदों का वर्णन करना है। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, शैली, क्रिया और आकृति के आधार पर वाक्य का वर्णन करेंगे, वाक्य को जानने का प्रयास करेंगे किस किस प्रकार से वाक्यों में क्या क्या होता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास 3 की तरफ वाक्य रचना की और जानते हैं वाक्य रचना के अन्य भेद वाक्य रचना के बचे हुए हैं। दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे, वाक्य रचना। वाक्य रचना में हम शैली के आधार पर वाक्य के भेदों को जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर अपनी वाक्य के भेदों को जान लिया था। नंबर 1 की तरफ चलते हैं, शैली के आधार पर। नंबर कौन सा था, शिथिल वाक्य। नंबर कौन सा था, शिथिल वाक्य। इसको जानते हैं, जिन वाक्यों में वक्ता या लेखक, वक्ता कौन होता है, जो बोलने वाला होता है, लेखक कौन होता है, लिखने वाला, एक के बाद दूसरी बात उन्मुक्त, उन्मुक्त किसे कहते हैं, स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र मतलब किसी भी उसके ऊपर दबाव नहीं हो, स्वतंत्र हो, भाव से कहता है, शिथिल वाक्य कहलाता है। कौन सा वाक्य कहलाता है, शिथिल वाक्य कहलाता है। जिन वाक्यों में वक्ता, बोलने वाला या लिखने वाला, एक के बाद दूसरी बात स्वतंत्र भाव से कहता है, मतलब एक बात खत्म हो गई उसके बाद दूसरी बात क्या कहता है, स्वतंत्र भाव से कहता है, वहां क्या होता है, शिथिल वाक्य कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। ये हो गई एक बात, हो गई, किसी वक्ता ने एक बात बोली, राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे। कौन थे, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। उनको 14 वर्ष का वनवास मिला, उनको 14 वर्षों का वनवास मिला। किसको, राम को। यहाँ पे क्या हुआ, शिथिल वाक्य में एक बात खत्म हुई, दूसरी बात यहाँ पे किसी वक्ता लेखक ने स्वतंत्र रूप से कहा कि उनको 14 वर्षों का वनवास मिला। किसको, राम को। तो ये क्या हो गया, शिथिल वाक्य की पहचान है, शिथिल वाक्य की परिभाषा। नंबर 2 है इसमें समीकृत वाक्य। समीकृत वाक्य, समीकृत वाक्य में अपने आसपास के वाक्यों से संगति, संगति मतलब मेल मिलाप, मेल मिलाप स्थापित करता है। इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे को पूरा करके संतुलन बनाते हैं। समीकृत वाक्य कहलाता है। क्या कहलाता है, समीकृत वाक्य कहलाता है। कहने का क्या अर्थ है, समीकृत वाक्यों में अपने आसपास, जो आसपास की चीजें हैं उनके वाक्यों में संगति, मतलब उनके वाक्यों में क्या करता है, मेल मिलाप साबित करता है कि हमें इसमें क्या मेल है, क्या मिलाप है, उन्हें जोड़ने का काम करता है। इसमें दोनों वाक्य एक दूसरे को पूरा कर कर संतुलन मतलब सामान्य स्थिति बनाते हैं, तो उसके समीकृत वाक्य कहलाता है। उदाहरण देख लेते हैं। जो सेवा करता है वह मेवा पाता है। कहने का क्या मतलब है, दो बातें हो गई यहाँ पर, कर रहा है सुसंगति। सुसंगति तो मेल मिलाप कर रहा है संतुलन के साथ। जो सेवा करता है, जो सेवा करेगा वही मेवा या फल पाएगा। जो मेवा सेवा करता है वही मेवा पाता है। क्या हो गया, ये समीकृत वाक्य का उदाहरण। नंबर 3 था यहाँ पर आवर्तक वाक्य। शैली के आधार पर तीसरा भेद क्या था, आवर्तक वाक्य। जब वक्ता वाक्य के पदों द्वारा पहले तो श्रोता या पाठक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करता है और बाद में ऐसे पदों का प्रयोग करता है जिससे श्रोता की सभी जिज्ञासा दूर हो जाती है, आवर्तक वाक्य कहलाता है। आवर्तक मतलब आवर्त, किसी चीज का आवर्तक मतलब किसी चीज का, बात को क्या हो रहा है यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा रहा है, मतलब पेचीदा किया जा रहा है। जब वक्ता वाक्य के पदों द्वारा पहले तो श्रोता या पाठक को, जो श्रोता होता है सुनने वाला, या पाठक जो पढ़ने वाला होता है, के मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर देता है। कोई हम न्यूज देख रहे हैं या मूवी देख रहे हैं तो उसमें क्या करता है, एक मूवी का पार्ट जब खत्म होता है वहां पर क्या होता है, लास्ट में जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है कि नेक्स्ट मूवी के पार्ट में क्या आने वाला है। तो वही जिज्ञासा, और बाद में ऐसे पदों का प्रयोग करता है जिससे श्रोता को सभी जिज्ञासा दूर हो जाती है। और दूसरे उसमें क्या करते हैं, दूसरे पार्ट में ऐसा प्रस्तुत करते हैं, कुछ पार्ट का ऐसा सीन प्रस्तुत करते हैं कि क्या होता है, हमारे मन की सारी जिज्ञासाएं दूर हो जाती हैं। उन्हें क्या कहलाता है, आवर्तक वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वो आवर्तक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के देख लेते हैं। यदि हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, उदाहरण क्या है, यदि हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं,
यदि हम देश और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें परिश्रम करना चाहिए। तो हमें परिश्रम करना चाहिए, इस वाक्य को याद रखिए। तो हम परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ, यदि हम अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, जिज्ञासा उत्पन्न हो गई। यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यदि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे क्या फिर से जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि इसके आगे कौन सा वाक्य आएगा, क्या हो रहा है, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। यदि हम देश और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, यहाँ पे फिर से जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि यदि हम देश और समाज को आगे ले जाना चाहते हैं, उनके लिए कार्य करना चाहते हैं, तो हमें परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पे क्या, तो हमें परिश्रम करना चाहिए, इस वाक्य से क्या हो रहा है, जिज्ञासा सारी संतुष्ट हो गई, सारी जिज्ञासा यहाँ पे समाप्त हो गई। यदि हम अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं, जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश और समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें परिश्रम करना चाहिए, तो हमें परिश्रम करना चाहिए। इस प्रकार से हमने आवर्तक वाक्य को जान लिया। तो शैली के आधार पर हमारे तीन प्रकार के थे, कौन कौन से, शिथिल वाक्य, समीकृत वाक्य और आवर्तक वाक्य। ये हमने तीनों प्रकार जान लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाक्य प्रकार की तरफ। वाक्य रचना का यहाँ पर चौथा प्रकार था, क्या था, क्रिया के आधार पर वाक्यों के भेद। क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते थे, दो होते थे, क्रिया मुक्त और क्रिया संयुक्त। तो यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, क्रिया युक्त वाक्य। क्रिया युक्त वाक्य, जिन वाक्य, पहला वाक्य हमारा क्रिया युक्त वाक्य, जिन वाक्यों में क्रिया का प्रयोग होता है वे क्रिया युक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब कहने का क्या होता है, जिन वाक्यों में भी क्रिया का प्रयोग होगा, जहां पर क्रिया दिखाई देगी, क्रिया का प्रयोग किया रहेगा, वो से क्या होता है, क्रिया युक्त वाक्य होता है। युक्त माने शामिल, क्रिया के साथ शामिल वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, मैं विद्यालय जाने का काम करूंगा, जाऊंगा क्या, यहाँ पे क्रिया है, मैं विद्यालय जाऊंगा। ये क्या हो गया, क्रिया युक्त वाक्य। क्रिया युक्त वाक्य के भी तीन उपभेद होते हैं। क्रिया युक्त वाक्य के भी तीन उपभेद होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है परीक्षा में, क्रिया युक्त वाक्य के कितने उपभेद होते हैं, तो आपको तीन उपभेद याद रखने हैं। कौन कौन से, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये क्या है, वाच्य के भी रूप होते हैं, ये क्रिया युक्त वाक्य होती है। कर्तवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य को हम वाच्य जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। कर्तवाच्य क्या होता है, क्रमवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, कर्तवाच्य से कर्म वाच्य कैसे बनता है, कर्म वाच्य से भाव वाच्य किस प्रकार से बनता है, ये सब हम जानने का प्रयास करेंगे जब अपना वाच्य वाला टॉपिक कवर करेंगे तब। तो ठीक है, आपने याद कर लिया होगा, क्रिया युक्त वाक्य के तीन उपभेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अब इनको जान लेते हैं वन बाई वन करके। कर्तवाच्य, पहला कौन सा है, कर्तवाच्य, क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य का बोध हो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुरूप होते हैं। कहने का क्या अर्थ है, कर्त से क्या हो रहा है, कर्ता, कर्त के अर्थ क्या मिल रहा है, कर्ता, करने वाला, जो करने वाला होता है, एक उद्देश्य होता है, कर्ता प्रधान होता है, उसे क्या होता है, कर्तवाच्य कहता है। कर्तवाच्य के अनुसार इसमें लिंग, वचन और पुरुष अनुरूप होते हैं, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। उदाहरण, राम ने रावण को मारा, कारक चिन्ह सहित करता। राम ने रावण को मारा, ने क्या है यहाँ पर, कारक चिन्ह है, ने क्या है, कारक चिन्ह। जब कारक चिन्ह को पढ़ेंगे तो वहां पर जानेंगे कारक चिन्ह के भेदों के बारे में, कारक चिन्ह किसे कहा जाता है। राम ने रावण को मारा, ये क्या है, राम यहाँ पे क्या है, करता है, ने क्या किया, रावण को मारा, रावण को मारने का काम किया किसने, राम ने। तो यहाँ पे कर्तवाच्य में किसका प्रधान है, कर्ता का कर्ता कौन है, राम। तो इस प्रकार से कर्तवाच्य किसे कहा जाता है, जिसमें कर्ता प्रधान होता है उसे कर्तवाच्य कहा जाता है। नंबर दो, कर्म वाच्य। कर्म वाच्य इसमें कर्म प्रधान होता है। क्रिया के जिस वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो उसे कर्म वाच्य कहते हैं। कर्म वाच्य में कर्म प्रधान होता है। इस प्रकार के क्रिया वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है। जैसे मेरे द्वारा चला जाता है, मेरे द्वारा चला जाता है, मेरे, मेरा क्या है, करता है, द्वारा चला जाता है, क्या क्या आता है, चला जाता है, चलने का काम किया जाता है मेरे द्वारा या राम के द्वारा चला जाता है। क्या कहता है, यहाँ पे चलने का काम किया जा रहा है, यहाँ पे काम की प्रधानता है। जैसे मेरे द्वारा जाता है, क्या जाता है, कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए कर्म क्या है, चला, चलना क्या है, कर्म। यहाँ पे क्या है, कर्म वाच्य, कर्म वाच्य में कर्म की प्रधानता होगी। इस प्रकार से हमने अपने दो भाग जान लिए, कर्तवाच्य और कर्म वाच्य। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा हमारा भाव वाच्य। भाव मतलब जिसमें भाव की प्रधानता हो, न कर्म की न कर्ता की, केवल किसकी हो, भाव की प्रधानता, उसे जान लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में से भाव, जिससे हमारा भाव की पहचानता हो उसे कहते हैं भाववाच्य। ऐसे वाक्यों में क्रिया के साथ साथ प्रायः जाता शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जाता शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये नोट है, भाववाच्य का नोट याद रखिए। इस प्रकार के वाक्यों में प्रायः अधिकतर क्या होता है, जाता शब्द का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण जान लेते हैं। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, उदाहरण में आ गया ना जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, क्या हो रहा है, जाता शब्द का प्रयोग किया रहा है, ठीक है।
ऐसे वाक्यों में क्रिया के साथ प्रायः जाता शब्द का प्रयोग किया जाता है। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे, मैं हूं क्या हूं, पढ़ा, पढ़ा कोई काम नहीं है, पढ़ना क्या है, भाव है, भाव, भाव जैसे हवा चलती है, हम भाववाच्य, भाव से पहचानते हैं हवा चल रही है। सुगंध, सुगंध क्या करता है, हम भाव से पता चलता है कि कर्म तो है नहीं सुगंध, या अशुद्ध होता है या सुगंध होता है, ये क्या है, सारे हमें भाव, भाव से पहचानते हैं कि, भाव से पहचान करते हैं कि ये क्या है, सुगंधित है, ये हवा चल रही है, या पढ़ा जा रहा है, या लिखा जा रहा है, क्या कर रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये क्या है, भाव को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए भाववाच्य कहलाएगा। तो हमने पढ़ लिए क्रिया कितने प्रकार के होते थे, 3 प्रकार के उपभेद थे इसके, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब नंबर 2 है हमारा क्रिया के आधार पर क्रिया मुक्त वाक्य। एक क्रिया युक्त था, अब क्रिया मुक्त, मुक्त मतलब छोड़ना, कि मुक्त माने छोड़ना, क्रिया से अलग, क्रिया से अलग। जिस वाक्य में प्रत्यक्ष रूप से एक भी क्रिया का प्रयोग ना हो वह क्रिया मुक्त वाक्य कहलाते हैं। जिसमें एक भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा वह क्रिया मुक्त वाक्य कहलाते हैं। प्रायः एक द्वीपीय वाक्यों में ही क्रिया का प्रयोग नहीं होता। प्रायः एक द्वीपीय वाक्य मतलब जिसमें एक दो पद हो उसमें ही वाक्य में क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, ये कहलाते हैं क्रिया मुक्त वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण, यदि लोरा और अधिक सोती रही, यदि लोरा और अधिक सोती रही तो वह बस से चूक जाएगी। यदि लोरा और अधिक सोती रही तो वह बस से चूक जाएगी। ये क्या है, क्रिया मुक्त वाक्य का उदाहरण है। इसमें किसी भी क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि एक पदीय वाक्यों में क्रिया का प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार से हमने अपनी क्रिया के आधार पर वाक्य के 2 भेद होते थे। कौन से, क्रिया युक्त, क्रिया मुक्त। क्रिया युक्त के 3 उपभेद होते थे, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, भाववाच्य, उनको हमने जान लिया। अब हमारा अंतिम पार्ट बचा है आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर वाक्य के भेद। आकृति के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते थे, 2 होते थे। अब उनको जान लेते हैं वन बाई वन कर। पहला है हमारा योगात्मक वाक्य। पहला कौन सा है, योगात्मक वाक्य। योगात्मक वाक्य इसको जान लेते हैं। वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात की स्वीकृति या पुष्टि होती है। इन वाक्यों में सकारात्मक भाव व्यक्त किया जाता है और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। योगात्मक मतलब योग हो रहा है, योगात्मक मतलब योग मतलब शामिल, सकारात्मक बातें की जाएंगी। वे वाक्य होते हैं जिनमें किसी बात की स्वीकृति, किसी बात की स्वीकृति दी जाए या पुष्टि दी जाए कि ये काम सफल हो गया, ये काम कंप्लीट हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, काम की स्वीकृति मिल रही है, पुष्टि हो रही है। इन वाक्यों में सकारात्मक भाव व्यक्त होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव भाव, हमेशा सकारात्मक, निर्णायक मतलब सकारात्मक भावों का व्यक्त किया जाएगा, नकारात्मक शब्द का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। किसमें, योगात्मक वाक्य में। उदाहरण देख लेते हैं, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। यहाँ पे क्या है, बाजार जाने का काम क्या रहा है, किसी स्वीकृति मिल रही है, पुष्टि मिल रही है कि मैं बाजार जा रहा हूं। यहाँ पे सकारात्मक वाक्य प्रयोग किया गया क्योंकि नकारात्मक कोई भी प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए क्या हो गया, ये योगात्मक वाक्य का उदाहरण हो गया। क्या हो गया, मैं बाजार जा रहा हूं, ये योगात्मक वाक्य का उदाहरण है। नंबर 2, अयोगात्मक वाक्य। अयोगात्मक वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनमें नकारात्मक भाव या अस्वीकार का भाव प्रकट होता है। इनमें क्रिया के साथ ने, मत, नहीं जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, अयोगात्मक वाक्य, जिसमें अस्वीकार मतलब जिसमें स्वीकृति नहीं मिलती है, अयोगात्मक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण देख लेते हैं, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं। न, मत, नहीं जैसे नकारात्मक शब्द आएंगे तो अयोगात्मक वाक्य कहलाएगा। इसमें आया ना नहीं शब्द, क्या हो गया, अयोगात्मक वाक्य का उदाहरण हो गया। मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, मैं विद्यालय नहीं जानने का काम कर रहा हूं, तो हो गया ये अयोगात्मक वाक्य का उदाहरण। तो आकृति के आधार पर हमारे कितने भेद थे, 2 भेद थे, योगात्मक वाक्य और अयोगात्मक वाक्य। योगात्मक याद रखिए सकारात्मक और अयोगात्मक में नकारात्मक। सकारात्मक बातें होंगी तो बाजार, जैसे बाजार जाने का काम हो रहा है तो योगात्मक है। नकारात्मक शब्द आएंगे नए, मत, नहीं तो वो अयोगात्मक वाक्य है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने वाक्य रचना के 5 भेदों को जान लिया है। पहला था हमारा अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, दूसरा, तीसरा था शैली के आधार पर, 3 भेद थे उसके, क्रिया के आधार पर 2 भेद थे, आकृति के आधार पर भी 2 भेद थे। तो इस प्रकार से 3 क्लासों में हमने अपनी वाक्य रचना को अध्ययन कर लिया है पूरे चैप्टर का, जिसमें हमने वाक्य रचना के बारे में, वाक्य के बारे में जाना, उद्देश्य के बारे में जाना, विधेय के बारे में जाना, उपवाक्य के बारे में जाना, और वाक्य रचना के तहत हमने उनके भेदों को जाना कि किस प्रकार के कितने कितने भेद होते हैं। इन सभी के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा, उदाहरण सही समझने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने वाक्य रचना का अपना पूरा अध्ययन कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस क्लास 1 करेंगे। वाक्य रचना से जो क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में और जो आयोग द्वारा क्वेश्चन बना सकता है, आयोग पूछा जा सकता है, उन क्वेश्चनों का क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस क्लास 1 में। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर पूछे जाते हैं और शैली के, क्रिया के, आकृति के आधार पर कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर शिक्षक भर्ती में इनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को कवर किया था। नहीं तो अधिकतर यूट्यूब चैनल देखेंगे या
अलग एजुकेशन चैनल देखेंगे आप, तो वहाँ पे क्या पाएंगे, आपको शैली के आधार पर, क्रिया के आधार पर, आकृति के आधार पर वाक्य का वर्णन कम ही किया जाता है, ज्यादातर रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर पढ़ाया जाता है। लेकिन हमने आपको पूरा कंप्लीट किया है, क्योंकि हम आपको एक बार में सारा कंप्लीट कराना चाहते, मतलब पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर कराना चाहते हैं हिंदी का। तो आप इस प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए, जुड़े रहिए, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर करिए। आपको कितना इन क्लासों से फायदा मिल रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास हम नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चनों को आयोग द्वारा पूछा था। थ्योरी उदाहरण पढ़ने से हमें इतना ज्ञान नहीं होता जितना कि जब तक उनको पढ़ने के बाद जब तक हम प्रैक्टिस ना करें। तो इसलिए वाक्य रचना की हम प्रैक्टिस क्लास 1 में अब प्रैक्टिस करेंगे। इस क्लास का पीडीएफ थोड़ी देर बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, जैसे कि पता है आपको, इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और 4 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए। उसका हम जल्दी क्या करेंगे, वाक्य रचना से समाप्त हो जाता है हमारा पार्ट, 2 से 3 दिन बाद क्या करेंगे, हिंदी की सेक्शन का सॉल्यूशन कराएंगे। हिंदी की सेक्शन के 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, एक दिन में एक टॉपिक का, दूसरे दिन दूसरे टॉपिक का। तो उस क्लास को जरूर देखिए, आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इलाहाबाद हाई कोर्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन को पूछा गया था। और दोस्तों, प्रतिदिन हम एक क्लास अब क्या करेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिंदी विषय को ध्यान में रखते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे, एक हम प्रैक्टिस सेट 25 क्वेश्चनों को प्रतिदिन सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको कंबाइंड सिलेबस देखने मिलेगा, जिस प्रकार से आपकी 1 से 1.5 महीने या 2 महीने में आपको हिंदी की तैयारी अच्छी हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी अच्छे क्लास प्रैक्टिस 1 में। जब तक के लिए जय हिंद।